ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 13 जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 बेटा बेसिकली मैनेजमेंट से रेफरेंस में है। मुझे बताया हादी बेटा, कंपनी बनाता कौन है? मेंबर सर। मेंबर्स। कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर्स। तो मेंबर्स जो है वो कंपनी बनाते हैं, और जो मेंबर जो है कंपनी बनाते हैं, डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी चलाते हैं। अब बेटा डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? बेसिकली देखो यार, जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता। जब हमने कंपनी का टॉपिक शुरू किया था तो हमने ये पढ़ा था और हमने इस चीज को समझा था कि कंपनी क्यों बनाई जाती है। हमने कहा कि कंपनी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो खास तौर पे जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो प्रोफेशनल या स्किल्ड नहीं होते। उनके पास जस्ट पैसा होता है और वो चाह रहे होते हैं कि वो पैसा डबल करें, पैसा कमाए। तो लिहाजा वो क्या करते हैं कि कंपनी बनाते हैं। क्यों? कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो होते हैं वो स्किल्ड बंदे होते हैं। तो लिहाजा किसी भी कंपनी के मेंबर जो होते हैं वो बेतहाशा हो सकते हैं, वो मिलियन बिलियंस में होते हैं। डायरेक्टर इतने नहीं होते, चंद एक होते हैं, 15-20 मैक्सिमम। तो लिहाजा बेटा डायरेक्टर जो है वो नॉर्मली क्या कहते हैं, जो स्किल्ड बंदे होते हैं। अब लॉ बताता ये नहीं है कि कौन सा शख्स जो है वो डायरेक्टर, एक महीने पैसा डबल, अमीरों की स्कीम। तो लिहाजा डायरेक्टर्स जो होते हैं बेटा, इसके लिए लॉ कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताता। मतलब दो छोटी छोटी बातें वो बताता है कि डायरेक्टर कौन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट कोई भाई ये डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता है कि कौन कौन सा शख्स जो है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। तो बेटा लॉ में डायरेक्टर होने की सिर्फ दो क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई भी शख्स ये दो क्वालिफिकेशन मीट करता है तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। पहले नंबर पे वो मेंबर होना जरूरी है। नॉन मेंबर कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब इसकी एक्सेप्शन है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं जो नॉन मेंबर भी होते हैं और डायरेक्टर भी होते हैं। जनरल रूल क्या है कि कोई भी नॉन मेंबर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। डायरेक्टर के लिए मेंबर होना जरूरी है, लाजमी है। और दूसरे नंबर पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि डायरेक्टर का नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल बॉडी जो है, जिसमें कोई कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी आ जाती है, कोई पार्टनरशिप है, कोई फॉर्म है, या यस कोई सर। भी और सेटअप सब्सिडी है, हो गई या ऐसे कुछ। कोई भी और सेटअप है यस जो सर। आर्टिफिशियल है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर के लिए नेचुरल होना जरूरी है। लेकिन बेटा क्या कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी कंपनी का मेंबर हो सकता है? जी सर। बिल्कुल, मेंबर हो सकता है। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, एक फर्म किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकती है, उसकी मेंबर हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं हो सकती। डायरेक्टर होने के लिए नेचुरल जरूरी तो है नहीं है इसलिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए। शाबाश। तो लिहाजा दो क्वालिफिकेशन है लॉ के अंदर, कौन सी? मेंबर एंड नेचुरल पर्सन, बस दैट्स इट। कुछ जनरल प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। डायरेक्टर से क्या मुराद है? वो कहता है कोई भी शख्स जो डायरेक्टर की पोजीशन के ऊपर बैठा होगा वो डायरेक्टर होगा, चाहे उसका कोई भी नाम रख लो। वो सीईओ रखा हुआ है, उसका नाम सीएफओ रखा हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कोई भी नाम है, अगर वो डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा है तो वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में डेफिनेशन। वो कहते हैं डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, अनलेस लॉ कहीं कहीं पे जो है वो इजाजत देता है कि नॉन मेंबर भी डायरेक्टर हो सकता है। डायरेक्टर जो है कलेक्टिवली काम करते हैं मेजोरिटी से, जिस तरह मेंबर करते हैं, तो डायरेक्टर भी रेजोल्यूशन पास करते हैं। डायरेक्टर की मीटिंग को क्या कहा जाता है बेटा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। और डायरेक्टर की रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर अपनी बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन। शाबाश। क्या डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? नो सर, वो मेंबर्स का होते हैं। मेंबर्स कर सकते हैं। जनरल मीटिंग का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एवरी डिसीजन टेकन बाय द डायरेक्टर इज टेकन इन अ बोर्ड मीटिंग, और हर डायरेक्टर के पास एक वोट होगा। तो लिहाजा कोई भी डायरेक्टर बड़ा या छोटा नहीं होता, डायरेक्टर डायरेक्टर ही होता है। हर डायरेक्टर के पास एक वोट होगा और फैसला मीटिंग में होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सिर्फ नेचुरल पर्सन डायरेक्टर हो सकता है। इस तरह हर डायरेक्टर की इक्वल राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं और उनकी अथॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तुमसे ज्यादा शेयर है या ज्यादा वोट लेके आए। उसके बाद ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अ डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी।
एक डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो मैं सिर्फ उसी के लिए लायबल हूं। नहीं, डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो ये मैटर नहीं करता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ इसी के लिए लायबल हूं, वो पूरी कंपनी के एक्ट्स के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन बोर्ड मीटिंग में होने और बोर्ड मीटिंग में उसका वोट मौजूद है। उसके बाद no person shall be elected or appointed as a director or CEO if such person has not filed his consent in writing। तो किसी भी शख्स को डायरेक्टर बनाने के लिए उसकी कंसेंट होना जरूरी है। तो तीसरी क्वालिफिकेशन आ गई, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। पहला मेंबर, दूसरा नेचुरल पर्सन और तीसरा उसकी कंसेंट होना जरूरी है। उसके बाद और जो कंपनी जो है ये रजिस्ट्रार को कंसेंट भी फाइल करेगी विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंसेंट। कि जिस दिन ये कंसेंट कंपनी को मिलेगी कंपनी वो रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। बिल्कुल रिमूवल के वक्त जो शेयर हैं वो मैटर करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करते। ओके, उसके बाद देखते हैं कि बेटा डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। डुअल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? कंपनी चला रहे होते हैं। कंपनी चलाने से क्या मुराद? कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करना। कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसके होते हैं? वो मेंबर्स के होते हैं। तो लिहाजा डायरेक्टर्स क्या होता है? मेंबर्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इनके दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक फाइडेंशियरी रिलेशनशिप, फाइडेंशियरी का मतलब होता है एतमाद का रिश्ता, इस तरह बाप बेटे के दरमियान होता है, उस्ताद शागिर्द के दरमियान होता है, इसी तरह वकील और क्लाइंट के दरमियान होता है। ये फाइडेंशियरी रिलेशनशिप होते हैं। तो लिहाजा एक तो होता है डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ फाइडेंशियरी रिलेशनशिप होता है, एतमाद का रिश्ता होता है, और दूसरा एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्टर पर्सनली लायबल होते हैं? तो बेटा एजेंसी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी एजेंट जो है वो जो कुछ भी कर रहा होता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है। तो लिहाजा अगर वो अपनी अथॉरिटीज और ड्यूटीज की लिमिट में रह के काम करता है तो पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होगा। क्लियर है सर? कंपनी के केस में सर प्रिंसिपल सर कंपनी खुद होगी ना, मतलब मेंबर्स नहीं होंगे ना? बेटा देखो प्रिंसिपल कंपनी, हाँ ये ठीक है, कंपनी खुद प्रिंसिपल है और कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, समझ आई। लेकिन क्योंकि वो बिहाफ पे किसके काम कर रहे होते? कंपनी के नहीं कर रहे होते, मेंबर्स के बिहाफ पे कर रहे होते। मेंबर्स ने अपॉइंट किया होता है उनको। तो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मेंबर होंगे, मेंबर अपॉइंट कर रहे होते हैं, समझ आई। डायरेक्टर का कंपनी के साथ रिलेशनशिप फाइडेंशियरी होगा, डायरेक्टर का मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप एजेंट का होगा। यू समझ लें। क्लियर है? सही है सर। ओके गुड हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? वो कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एक डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर और पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए कम से कम 7 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। तो लिहाजा ये वही रिक्वायरमेंट है जो शेयर्स के लिए हमने बेटा देखो ना, अब किसी भी कंपनी के मेंबर उसके डायरेक्टर से कम तो नहीं हो सकते ना, क्यों? डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है। तो लिहाजा मिनिमम तो इतने शेयर होल्डर होने ही चाहिए ना इन कंपनीज में। एसएमसी के केस में होना चाहिए, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 होने चाहिए, अनलिस्टेड के केस में मिनिमम 3 होने चाहिए, अनलिस्टेड के केस में मिनिमम 7 होने चाहिए। क्यों? नॉन मेंबर डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यस सर। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो कहता है कि Act has not specified any eligibility criteria. Any natural person who is a member can become director of a company. However, आर्टिकल के अंदर कंपनी खुद एलिजिबिलिटी डाल सकती है, क्वालिफिकेशन डाल सकती है कि हमारे डायरेक्टर जो है वो कम से कम MBA होने चाहिए। तो लिहाजा लॉ कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं करता, कंपनी अपना कर सकती है। लॉ सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट देता है, 3 हो गई है वैसे, मेंबर, नेचुरल पर्सन और उसकी कंसेंट होना जरूरी। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन से शख्स डायरेक्टर नहीं हो सकते? वो कहते हैं कि कोई भी शख्स जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन मेंबर पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेप्शन के केस में अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, एक्सेप्शन अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। एक शख्स किसी दूसरे क्या कहते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर है, अब कंपनी खुद उसकी डायरेक्टर तो नहीं बन सकती, ऐसी बात है।
तो लिहाजा वो नॉमिनेट करेगी सर। किसी नेचुरल बंदे को नॉमिनेट करेगी, उस नेचुरल बंदे के लिए जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो। समझ आई? यस सर, वो उस कंपनी के बेहद पे जा रहा है ना। बिल्कुल। और इसी तरह कोई अगर होल टाइम डायरेक्टर रखती है, मतलब कोई कंपनी एज अ एम्प्लॉय डायरेक्टर रखती है, अब आपने देखना होगा डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, डायरेक्टर ऑफ अफेयर्स वगैरह, ये डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के यस शेयर सर, वो होल्डर नहीं होते, क्वालिफिकेशन ये देख के जो रखते एम्प्लॉयज हैं। होते हैं। जी बिल्कुल। तो होल टाइम एम्प्लॉयज जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो भी नॉन मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम डायरेक्टर्स का मेंबर होना जरूरी है। इसी तरह बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी कंपनी के अंदर। कोई माइनर नहीं हो सकता, कोई अनसाउंड माइंड का शख्स नहीं हो सकता, कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसका नेशनल टैक्स नंबर ना हो, जिसका एनटीएन नंबर ना हो। तो लिहाजा बेटा लॉ ने जितने भी लोगों का सीएनआईसी है उसी को एनटीएन कह दिया। लिहाजा पॉसिबल भी नहीं है कि किसी शख्स का एनटीएन ना हो। कोई भी पाकिस्तानी शख्स जिसके पास आईडी कार्ड है जो मेजर है, वो उसका एनटीएन नंबर होगा, वो एलिजिबल होगा। क्लियर है बच्चे? होल टाइम वालों को कौन अपॉइंट करता है बेटा? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अ पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज, के भाई एक शख्स जो है उसने अदालत में दरखास्त दे सकती है कि भाई मैं दिवालिया हो गया हूं, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, वो शख्स भी एलिजिबल होगा। इसी तरह कोई भी शख्स जो इंसॉल्वेंट कोर्ट से डिक्लेयर हुआ था और अभी तक इंसॉल्वेंट ही है, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट नहीं दी और कोर्ट कहती है कि अभी तक दिवालिया ही है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। और इसी तरह कोई शख्स जो है वो इमोरलिटी, इमोरल एक्ट जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इमोरल होते हैं। अगर कोई शख्स जो है इमोरल ऑफेंस के अंदर कॉन्विक्ट हो जाता है, मुजरिम है, इल्जाम, देखो एक होता है मुजरिम, एक होता है मुलजिम। मुलजिम एलिजिबल होगा, मुजरिम एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कोई शख्स फ्रॉड करता है, कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया है, उसको सजा हो गई है, जुर्म साबित हो गया है, वो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता। इस तरह पर्सन हु लैक्स फिडुशियरी बिहेवियर एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, एक शख्स ने कोई बात का रिश्ता तोड़ा है, मतलब पीछे किसी कंपनी में वो डायरेक्टर था और कंपनी के साथ उसका रिलेशन फिडुशियरी का था, उसने एतमाद तोड़ा और कोई पर्सनल बेनिफिट अवेल कर लिया, कंपनी को उसने धोखा दिया या कोई नुकसान किया, तो जिस दिन उसके ऊपर ये जुर्म साबित होगा उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक वो शख्स किसी दूसरी कंपनी का या उसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है बच्चे? सर मतलब अगर मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब मुजरिम कराने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तो इस एलिजिबल है। दौरान वो बन सकता है। जी बिल्कुल, इस अच्छा, दौरान फिर बाद में अगर वो साबित हो जाता है तो फिर टिक आउट कर देंगे वो इसको। रिमूव हो जाएगा। ठीक अच्छा है? सर, होल टाइम डायरेक्टर मेंबर नहीं अपॉइंट करते? नहीं बेटा, होल टाइम डायरेक्टर नॉर्मली ये डायरेक्टर एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं और कंपनी के एम्प्लॉइज मेंबर नहीं अपॉइंट करते, कंपनी के एम्प्लॉइज डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे होते हैं। क्यों? ये एक कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा है एम्प्लॉइज यस सर, रखना, और मैनेजमेंट जो होती है वो डायरेक्टर के पास होती है। क्लियर है बच्चे? यस सर, वो स्किल्स देख के हम अपॉइंट करते हैं, वो फिर प्रमोशन ले लेके ऊपर चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। समझ आ गई? जी सर। अगर किसी शख्स को लॉ ने किसी प्रोविजन के अंदर उसे इनएलिजिबल करार दे दिया है, ये इस ऊपर वाले में से किसी मसले में आ सकता है, या लॉ ने किसी और पंगे के अंदर उसको इनएलिजिबल कर दिया, जिस तरह के हमने देखा था एनपीओ में, याद है कि कोई भी शख्स जो है वो अगले 5 साल तक दूसरी एनजीओ में ट्रांसफर, वो जिसमें ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें डायरेक्टर या मेंबर नहीं हो सकता। यस सर, डायरेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब शाबाश। नहीं तो बन ये वो सकते, बात कर रहा है कि अगर किसी उसके और रिलेटिव्स वगैरह भी नहीं बन सकते। शाबाश, किसी ऐसी प्रोविजन के अंदर अगर कोई शख्स इनएलिजिबल हुआ है तो वो भी डायरेक्टर नहीं हो सकता। इस तरह एक सीईओ जो है बेटा, एक सीईओ जो है वो कंपनी का सीईओ ही कंसीडर होगा। देखो सीईओ डायरेक्टर होता है लेकिन वो डायरेक्टर की लिस्ट में नहीं आता, वो डायरेक्टर जब तक सीईओ रहेगा वो डायरेक्टर नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कैसे होता है। जब मिसाल के तौर पे आप 3 बंदे हो, 3 दोस्त हो, ठीक है, तीनों की अच्छी गहरी दोस्ती है, 2 दोस्तों के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कौन आया है अभी? फैजान, बड़ी जल्दी आ गए हो पुत्र। हादी, फैजान और शफकत तीनों दोस्त हैं, ठीक है, अभी तक ये तीनों दोस्त हैं, नॉर्मल मामला चल रहे हैं, सारे दोस्त कंसीडर हो। शफकत और फैजान का कोई फड्डा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हादी को अपना बड़ा बना लेते हैं कि भाई जो हादी है वो हम दोनों का फैसला करेगा। अब जब हादी फैसले की सीट पे बैठा हुआ, क्या हादी आप इनका दोस्त बन के सोचोगे या इंडिपेंडेंट होकर फैसला करोगे? इंडिपेंडेंट सर।
इंडिपेंडेंट होकर फैसला करोगे। सेम सीईओ का केस जी होता सर। है कि जब तक वो सीईओ होता है वो फिर किसी डायरेक्टर की साइड पे नहीं बैठा होता, क्योंकि उसके पास पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बड़ा होता है उनका, तो वो डायरेक्टर की लिस्ट में काउंट नहीं हो सकता। तो एक सीईओ एट अ टाइम डायरेक्टर का और सीईओ का रोल नहीं परफॉर्म कर सकता, वो डायरेक्टर होता है, समझ आई? तमाम सीईओ डायरेक्टर होते हैं, लेकिन एट अ टाइम सीईओ और डायरेक्टर दोनों रोल नहीं परफॉर्म कर सकता। क्लियर है बच्चे? और इसी तरह अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो ये जो अब हम नॉमिनेटेड डायरेक्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इस चीज को, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लोग जो है बेटा तमाम कंपनीज के लिए डिस्क्वालीफाई, तमाम कंपनीज के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी है, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लिस्टेड कंपनी के लिए दो मजीद डिस्क्वालिफिकेशन, अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर रहते हैं, कोई शख्स डायरेक्टर लगना चाहता है, तो ये 11 बंदों में से तो कोई भी नहीं लग सकता, लेकिन ये दो भी नहीं लग सकते। ये दो अनलिस्टेड कंपनीज तमाम के लिए, मतलब एसएमसी, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड, उसमें ये डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं होंगे। एक वो शख्स जिसको अदालत ने डिफॉल्टर करार दे दिया, मतलब एक शख्स ने किसी बैंक से कर्जा वापस लिया और वापस नहीं किया, अदालत ने उसको डिफॉल्टर करार दे दिया, तो वो शख्स जो है कभी भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, बाकी किसी भी कंपनी का बन सकता है। और इसी तरह कोई अनलिस्टेड का बन सकता है, मतलब अनलिस्टेड का बन सकता है, पब्लिक अनलिस्टेड बन सकता है। इसके अलावा कोई शख्स अगर शेयर ब्रोकरेज में इन्वॉल्व है, मतलब ब्रोकर है, ये शेयर की सेल परचेज करता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो एजेंट है, शेयर ट्रेडिंग एजेंट है, तो वो शख्स भी किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, अनलिस्टेड और प्राइवेट का हो सकता है। क्लियर है बच्चे? सही है तो सर। लिस्टेड की कंपनी के केस में 13 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, अनलिस्टेड के केस में कितनी है? 11 डिस्क्वालिफिकेशन है। क्लियर है बच्चे? ये सर। ये मतलब कि दोनों, सर लिस्टेड पर ये दोनों भी लगेंगे, वो ऊपर वाले भी 11 लगेंगे? जी बिल्कुल, लिस्टेड पे ऊपर वाले 11 प्लस ये दो 13, अनलिस्टेड के केस में सिर्फ वो 11। ये दोनों एग्जाम्पल पढ़े जरा। डन। डन हो गया? जी सर। सर फिजान, मतलब अगर ऑर्डर नहीं आता तो ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, मतलब 5 साल उसके बाद ऑर्डर, मतलब डिक्लेयर होने के बाद जो है, मतलब फिर बन सकते हैं, मतलब पटिशन बिहेवियर में अगर लाइक कर रहे हैं तो, मतलब अगर ऑर्डर नहीं आया कोर्ट से तो किस तब चीज का? तक जो है ना, द कोर्ट मतलब डिक्लेयर्ड पटिशन समी, बिहेवियर का। the court declared Sami as lacking fiduciary behavior as he did not disclose interest in the transaction with the company. He cannot be appointed as a director. He may be appointed as a director once 5 years has elapsed after the court order. 5 साल गुजर जाए उस ऑर्डर के, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया लास्ट पिछले उस दिन साल से में, 5 उस साल दिन से उसके आगे उससे किसके ऑर्डर पहले की वाला बात? टाइम काउंट नहीं होगा। जिस दिन ऑर्डर आएगा, जिस दिन ऑर्डर कोर्ट ने डिक्लेयर कर सही है दिया सर। कि फाइडेंशियरी यस सर, बिहेवियर उस दिन से। उस दिन से 5 साल। ये नहीं है कि 5 साल बाद फिर कोई ऑर्डर आएगा तो फिर वो एलिजिबल होगा, नहीं, बगैर किसी ऑर्डर के वो एलिजिबल है। ठीक है? ये एम्प्लॉय वाला केस पढ़े। सर इसमें सर ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा हुआ है और इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग में भी वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो पढ़े, इस एग्जांपल को पढ़े। एम्प्लॉय जो है वो किस वक्त डायरेक्टर होगा? हाँ जी, सही सर, सही सर, ओके। मतलब चीफ को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। अब बेटा डायरेक्टर 3 तरह से अपॉइंट होते हैं नॉर्मली, 3 टाइम पे अपॉइंट होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर,
जब कंपनी बनती है तब वो अपॉइंट होते हैं, जो पहले पहले डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर होता है वो खत्म होने के बाद जो बाद में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उनको सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे डायरेक्टर होते हैं जो कैजुअल वैकेंसी के अंदर फिल होते हैं, मतलब कोई डायरेक्टर मर जाता है, कोई खाली डायरेक्टर जगह। छोड़ जाता है, रिमूव हो यस जाता सर। है, रिजाइन हो जाता है, उसको फिल करने के लिए भी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं। तो लिहाजा 3 टाइम पे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट, सब्सिक्वेंट एंड कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है बेटा? फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स। अपॉइंट करते हैं। किस वक्त? जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए वो एप्लीकेशन देते हैं। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? वो उनके पार्टिकुलर वगैरह जो है मेमोरेंडम और आर्टिकल वगैरह में लिख देते हैं, ठीक है। The name and number of first director shall be decided by the subscriber or the member and their particular shall be submitted along with the document of incorporation। तो ये पार्टिकुलर कौन सी डॉक्यूमेंट में आते हैं कंपनी की? मेमोरेंडम में या आर्टिकल में? डायरेक्टर की डिटेल किस डॉक्यूमेंट में आती है बच्चे? आर्टिकल्स में सर? आर्टिकल में होता है यार। मेंबर में एमओए में कहीं पे आपने कोई क्लास देखी है डायरेक्टर से रिलेटेड? नो सर। सब्सक्राइबर क्लास है, नो सर। तो लिहाजा आर्टिकल में आता यस सर, होगा। सब्सक्राइबर है। इनका टेन्योर क्या होगा? टिल फर्स्ट एजीएम। कंपनी की जो पहली जनरल मीटिंग होगी उस वक्त तक ये डायरेक्टर रहेंगे और उसके बाद फिर नया इलेक्शन होगा। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? तो भैया वो कहते हैं मेंबर इलेक्ट करेंगे एट एजीएम। इलेक्शन होगा, इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। कब? एजीएम के अंदर। इनका टर्म क्या होगा? अ डायरेक्टर इलेक्टेड एट एजीएम शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सर जी बच्चे। सर ये टर्म मतलब इतने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है उनका, मतलब ये जो भी मतलब डायरेक्टर कितने होता है, टाइम के लिए वो बनते मतलब हैं? उससे पहले खुद लीव कर सकता है, मतलब खुद रिजाइन खुद कर कर सकता है। सकता है, रिजाइन कर सकता है, लीव कर सही है सर। सकता है, निकाला भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, मर सही भी है सर। सकता है। सही है सर। ठीक है, ओके। जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होंगे उनका पीरियड जो होगा वो 3 इयर्स का होगा। हाँ, वो रिजाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। However, a company limited by guarantee not having share capital, वो ये 3 साल का टर्म कम भी कर सकती है। बाकी तमाम कंपनीज के केस में ये पीरियड 3 साल होगा, ना इसको कंपनी बढ़ा सकती है ना इसको कम कर सकती है। लेकिन गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें ये पीरियड कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, अब हमने देखा कि जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होते हैं, इप्सो फैक्टो से मुराद, बेटा इप्सो फैक्टो से मुराद होता है लीगल टर्म है। मतलब इसका यार सिंपल सा वर्ड इसका क्या हो सकता है? एक मिनट। अब कह सकते हैं कि भाई खुद ब खुद या किसी फैक्ट की वजह से, किसी रीजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाना, इसको कहते हैं इप्सो सही है फैक्टो। सर। मतलब कोई भी फैक्ट सिचुएशन की वजह से खाली कर देना, सीज हो जाना ऑफिस को करने को, जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन कोई आ सही है जाती सर। है। तो उसका प्रॉपर वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैं आपको इसका बता दूंगा। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा? जाहिर बात है इलेक्शन होने, तो बेटा सेम प्रोसीजर होता है जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन का होता है। तो कल कश्मीर में कौन जीता है? जी बिल्कुल, फैक्ट से इटसेल्फ, बिल्कुल। कल का इलेक्शन कश्मीर में कौन जीता है भाई? मैंने न्यूज नहीं सुनी सर। कौन जीता है भाई? पीटीआई पीटीआई। जीती है यार, पीटीआई जीती है। दूसरे नंबर पे पीपी है और तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है। आज अभी अभी मेरे पास कोई इस तरह की न्यूज रिपोर्ट आई नहीं है फेसबुक पे, नहीं तो पता चल जाता कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। बहरहाल पीटीआई वहां पर हुकूमत बना गई है और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ बना गई है। चलो जी, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। अच्छा, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो कहते हैं जी क्या प्रोसीजर है? वो कहते हैं सबसे पहले जनाब जी 35 days before election, before general meeting, director days before AGM, director will decide number of directors to be elected। ठीक हो गया? समझ आई?
कि कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे वो 35 दिन पहले मीडियम से, कम से कम 35 दिन पहले मीटिंग से नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे जिनको इलेक्ट करना है। क्लियर है बच्चे? जी सर। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये वाला जो तादाद होगी जो उन्होंने फिक्स किया है एक नोटिस में लिखेंगे और मेंबर्स को वो नोटिस भेज देंगे। नोटिस कितने दिन पहले जाता होता है एजीएम का? एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाता होता है? 21 डेज। 21 डेज के अंदर, 21 डेज बिफोर मीटिंग। शाबाश। तो सबसे पहले डायरेक्टर क्या करेंगे, मीटिंग से 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड डिसाइड करना। फिर क्या होगा, नोटिस के अंदर एक नोटिस बनाएंगे मीटिंग का, उसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड लिखेंगे और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर लिखेंगे और 21 दिन पहले तमाम मेंबर्स को भेज देंगे। अब जो भी मेंबर इलेक्शन लड़ना चाहता है, नहीं बेटा ये प्रोसीजर फॉर इलेक्शन है, ये जनरल प्रोविजन नहीं है। कोई भी शख्स जो मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपनी कंसेंट भेजेगा कंपनी को कम से कम 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर एजीएम। 35 दिन पहले डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई कितने डायरेक्टर हमने इलेक्ट करने हैं इस बार इलेक्शन में। 21 दिन पहले वो नोटिस भेजेंगे तमाम मेंबर्स। उस नोटिस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद जिस जिस मेंबर ने इलेक्शन लड़ना होगा वो अपनी इंटेंशन कंपनी को भेजेगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले मीटिंग से। कंपनी क्या करेगी, ये जो उसको इंटेंशन या कंसेंट रिसीव हुई है ये ऑल मेंबर्स को सेंड कर देगी। ऑल मेंबर्स को सेंड कर देगी कितने दिन पहले? 7 डेज बिफोर एजीएम। समझ आ गया? समझ आई? 35 दिन पहले डिसाइड करेंगे कितने डायरेक्टर हमने इलेक्ट करने। 21 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाएगा सब मेंबर्स को। इसमें क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड और नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। 14 दिन पहले तमाम वो मेंबर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होगा अपनी कंसेंट कंपनी को जमा कराना। कंपनी क्या करेगी, वो तमाम कंसेंट मीटिंग से एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जो है वो तमाम मेंबर्स को भेज देगी कि ये लोग जो है वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। क्या बेटा समझ नहीं आई मुझे, आप 22 में पूछें। चले अब बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, वो कहते हैं कि देखो भाई, all notices received by the company shall be transmitted to the member at least 7 days before AGM in the same manner as provided under this act for sending of notice वगैरह। जिस तरह नोटिस भेजा जाता है वैसे ही ये सारों को भेज दिया जाएगा और लिस्टेड कंपनीज जो है वो इंग्लिश और उर्दू पेपर के अंदर भी छापेंगी जिनकी नेशन वाइड सर्कुलेशन होगी। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल और लेस देन द नंबर फिक्स्ड बाय डायरेक्टर्स, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर ने नंबर फिक्स किए 20 और जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जिन्होंने कंसेंट दी वो भी 20 ही थे, तो फिर तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, तमाम ही लोग जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बात है। इलेक्शन तो तब होता है ना जहाँ पे कंपटीशन हो, सीटें कम हो, बंदे ज्यादा हो, फिर इलेक्शन होता है। ऐसी बात है। हमारी नेशनल असेंबली की 300-350 सीटें और इलेक्शन लड़ने वाले कोई 7-8 हजार मेंबर होता है। ऐसा होता है ना? तो लिहाजा अगर तो जितनी सीटें फिक्स की गई हैं उतने ही लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो भैया वो सारे अनअपोज्ड जो है इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे तादाद बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी? वो कहता है इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड नंबर फिक्स बाय डायरेक्टर, पूल के जरिए वोटिंग होगी। शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग नहीं होगी, पूल के जरिए वोटिंग होगी। और हर मेंबर के पास कितने वोट होंगे
वो कहते हैं हर मेंबर के पास वोट होंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। मिसाल के तौर पे एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर हैं, उसके पास वोट कितने होंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय इस बार नंबर हमने कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं 20, तो इसके पास टोटल 20,000 वोट्स होंगे डायरेक्टर के मीटिंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर। क्लियर है बच्चे? यस सर। फिर क्या होगा, जब इलेक्शन होगा तो वोटों की गिनती होगी, तो जिसके सबसे ज्यादा जी वोट सर। होंगे वो सबसे पहले इलेक्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे, फिर इस तरह कम होते होते पहले 20 लोग जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। समझ आ गई? सही है सर। अच्छा, अब क्या है कि अगर कोई डायरेक्टर जो है वो कोई मेंबर जो है क्या अपने सारे वोट एक ही बंदे को डालेगा? उसकी मर्जी है, वो किसी एक को भी डाल सकता है, वो सारों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो ना भी डाले उसकी मर्जी है। समझ आ गई? जी सर। और जब इलेक्शन के बाद डायरेक्टर इलेक्ट हो जाएंगे तो भैया जी तमाम डायरेक्टर्स के पास इक्वल पावर होगी। अब ये कोई नहीं कह सकता जी मेरे पास सबसे ज्यादा वोट थे इलेक्शन में, ये कोई नहीं कह सकता। तमाम डायरेक्टर्स के पास इक्वल पावर होगी, हर डायरेक्टर का एक ही वोट होगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। चलें, मुझे फिजान जरा आपको रिवाइज करा दें, इलेक्शन प्रोसीजर का रिवाइज करा दें, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। सर सबसे पहले डायरेक्टर नंबर फिक्स करेंगे 35 डेज पहले। ठीक है, उसके ठीक है। बाद नोटिस नोटिस जाएगा। उसके बाद जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं नोटिस वो कितने दिन पहले बताएंगे, जाएगा बच्चे? अपना कंसेंट देंगे। नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? नोटिस सर 21 डेज। नोटिस के अंदर क्या लिखा होगा? 21 days, the name of the retiring directors and number of directors to be appointed. शाबाश। ओके, उसके बाद कंसेंट कितने दिन के अंदर आनी चाहिए? So 14 days before election. ठीक है, उससे आगे क्या होगा? उसके बाद कंपनी सबको भेजेगी वो 7 दिन पहले, सभी सब तमाम मेंबर्स को, मेंबर्स को 7 दिन कब के लिए, किससे पहले? मीटिंग इलेक्शन से पहले। मीटिंग से 7 दिन पहले जो है वो कंपनी तमाम लोगों को वो कंसेंट भेज देगी। अच्छा, एक कंपनी जी ने, सर। डायरेक्टर ने फिक्स किया जी हम 20 बंदे रखेंगे और जो कंसेंट आई वो 18 बंदों की है, क्या प्रोसीजर होगा? इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे 18 अनअपोज्ड। राजी हुए, सर पर इलेक्शन नहीं होगी, अनअपोज्ड होगा। अनअपोज्ड हो जाएंगे। अनअपोज्ड हो जाएंगे। अगर फिक्स 20 की और कंसेंट 20 की आई तो क्या होगा? सर फिर भी हम अनअपोज्ड हो जाएंगे। अगर कंसेंट 20 की है और सॉरी फिक्स 20 की है, कंसेंट 22 की आ गई तो क्या होगा? इलेक्शन सर सर। फिर इलेक्शन होगा। इलेक्शन किस तरीके से होगा? शो ऑफ हैंड होगा वोटिंग या पोल के जरिए होगी? पोल के जरिए। पोल के पोल के जरिए होगी। जरिए। पोल के जरिए। शाबाश शाबाश। चले ये एग्जांपल पढ़े, एग्जांपल 9 10 11 12 तीनों एग्जांपल पढ़े जल्दी से, शाबाश। सर वो शो ऑफ हैंड वाला किस में होता है, मतलब कौन सी जगह पे होता है वो? आम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस वगैरह जो होती है, इलेक्शन में तो शो सही ऑफ है हैंड सर, होता सही ही है सर, सही है सर। मतलब वो सिंगल वोट की जब बात आती है तब शो ऑफ हैंड करते हैं। है। आम मामलात होते हैं, जिस तरह अभी बजट पास जी हुआ सर, है, डिसीजन डिसीजन जब करते हैं सर, ये वैसे उसमें एक मर्जी। एक वोट होता है इसलिए शो ऑफ हैंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जी बच्चे, हो गया? जी सर। अच्छा, अब किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो भैया वहां पे अब इलेक्शन कैसे होगा? वहां पे डायरेक्टर जो है वो कैसे इलेक्ट होंगे? द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लिहाजा उसके भी मेंबर इलेक्ट करेंगे, लेकिन किस तरीके से? जिस तरह वो अपने आर्टिकल में लिख देंगे। उनके ऊपर लॉ जो है वो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अगर कोई शख्स जो है वो फ्रेश इलेक्शन डिमांड कर सकता है। देखो, एक शख्स है वो कह रहा है कि भाई मैं क्योंकि डायरेक्टर बन सकता हूं, मेरे पास इतने वोट हैं, तो दोबारा से इलेक्शन कराओ, मुझे डायरेक्टर बन। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई शख्स खड़ा हो कहे कि नहीं जी, ये इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ, इलेक्शन कैंसिल कराओ। तो पहला केस है कि क्या फ्रेश इलेक्शन हो सकता है? वो कहता है इफ अ पर्सन अक्वायर रिक्विजिट शेयर होल्डर इन अ कंपनी टू गेट हिम इलेक्टेड ऑन द बोर्ड, कि अगर किसी शख्स के पास इतने शेयर्स हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो वो खुद को डायरेक्टर बनवा सकता है, बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर बनवा सकता है, तो वो कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा कि फ्लैश इलेक्शन कराओ डायरेक्टर्स का। कमीशन या कोर्ट में नहीं जाएगा, कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा क्योंकि मेरे पास भाई इतने शेयर्स हैं कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, लिहाजा फ्रेश इलेक्शन कराओ। बोर्ड शैल प्रोसीड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, कि जिस दिन डायरेक्टर की एप्लीकेशन आएगी उस दिन, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो होगा वो फ्रेश इलेक्शन के लिए काम शुरू कर देगा। जो लिस्टेड कंपनी है फ्रेश इलेक्शन के लिए प्रोसीजर जो कमीशन ने स्पेसिफाई किया उसको फॉलो करेगी। और हाँ, जो पिछली मीटिंग में नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हुए थे वो कम नहीं किए जा सकते। मतलब पिछला इलेक्शन हुआ था और तब डायरेक्टर ने फिक्स किया था जी हमने 20 डायरेक्टर इस बार इलेक्ट करने हैं, तो किसी ने एप्लीकेशन दे दीजिए फ्रेश इलेक्शन कराओ, तो आप फ्रेश इलेक्शन में ये नहीं कह सकते जी अब हम 10 इलेक्ट करेंगे, अब वो नंबर रिड्यूस नहीं हो सकते। तो लिहाजा फ्रेश इलेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, एप्लीकेशन टू बोर्ड विद इन 30 डेज। क्लियर है बच्चे? सर मतलब नंबर्स जो मतलब डिक्लेयर किए गए, मतलब 20 अपॉइंट, मतलब इलेक्शन दौरान हम 20 ही उठाएंगे डायरेक्टर्स न्यू वाले, तो वो 20 हो गए। फिर बाद में एक बंदा आता है कि हम फ्रेश मतलब इलेक्शन करवाते हैं, तो वो नंबर 20 वही रहेगा? नंबर वही रहेगा, उससे नीचे नहीं जा सकता। वो कहता है जी अच्छा, पुराना तो इलेक्शन मतलब ठीक नहीं इलेक्शन था। फिर इस 21 का होगा मतलब? नहीं नहीं, 20 का होगा, क्यों 21 का? ये जो नया बंदा आया है मतलब? भाई वो पुराने वाले खत्म हो जाएगा, वो इलेक्शन खत्म, अच्छा सही है, नया सही है सर, इलेक्शन होगा, फिर से 20 बंदे रखने। सही है सर। फिर मतलब मिसाल फिर मैं से आपको सब लोग मैं आएंगे, आपको सही है बताता सर। हूँ, मैं सब आपको लोग कंसेंट देंगे, सारा प्रोसीजर होगा मतलब? बिल्कुल दोबारा से सारा प्रोसीजर। सही है सर। अगर कोई शख्स जो है वो खुद को तो इलेक्ट नहीं कराना चाहता, लेकिन वो कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन खत्म करो, इनवैलिड करो इसको, ये डायरेक्टर ठीक इलेक्ट नहीं हुए, तो कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि या तो वो तमाम डायरेक्टर्स का इलेक्शन इनवैलिड करे या किसी एक डायरेक्टर का इलेक्शन इनवैलिड करा सकता है। उसके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो। 30 दिन के अंदर अंदर वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि इलेक्शन में कोई मटीरियल इरेगुलरिटीज हुई हैं। ठीक है, तो भैया इनवैलिड कराने का क्या प्रोसीजर है? कोर्ट को एप्लीकेशन दो, कम से कम 10% वोटिंग पावर हो, 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दो और साबित करो कि इलेक्शन के अंदर कोई धांधली हुई है। समझ आ गई? हाँ, ओके। उसके बाद देखो बेटा, एक डायरेक्टर इलेक्ट हो गया, एक साल काम करता रहा, उसके बाद पता चला यार ये तो था ही डिस्क्वालीफाइड बंदा, इसकी बीवी तो ब्रोकरेज है, इसकी बीवी का तो ब्रोकरेज हाउस है, वो तो शेयर की ट्रेड करती है, तो ये बंदा तो डिस्क्वालीफाइड था, ये तो डायरेक्टर इलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो वो जो पीछे साल उसने काम किया उसका क्या बनेगा? तो लॉ कहता है कि भाई देखो, अगर कोई सब्सिक्वेंटली डिस्कवर होता है कि वो शख्स डिस्क्वालीफाइड था, तो उसके एक्ट जो होंगे वो खत्म नहीं होंगे, उसके एक्ट वैलिड ही रहेंगे। हाँ, जिस दिन डिस्कवर हो गया कि ये शख्स डिस्क्वालीफाइड है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, उसे ऑफिस छोड़ देना होगा। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ बच्चे? जी सर। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर है बच्चे।
कल हम इंशाल्लाह इसको आगे मजीद पढ़ेंगे और हम इस पे 2.5 दिन लगाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा ही है, आगे 1-2 बस टेक्निकल टॉपिक है, बाकी तो सारा पढ़ने वाला ही है, इसके अंदर कुछ नहीं। हम कोशिश करेंगे कल काफ़ी हद तक इसको वाइंड अप कर लें इंशाल्लाह, फिर आगे करें। ठीक है, तो आप तमाम इसकी जो एग्जाम्पल है वो करें और इसके मैं पास पेपर आपको सारे भेज रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करें। ठीक है बच्चे? जी सर। ओके बेटा, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर। सलाम।